हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। तो चलिए फिर यहाँ पर हम कुछ और नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर से हैं। तो अभी तक कई सारे क्वेश्चन हम आपके साथ में शेयर कर चुके हैं। अब ये नया क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना लेट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, अब ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में मार्किंग नहीं है, तो आप फिलहाल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और इसके आंसर पर। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के डैश सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। यानी कि जो पूर्ण परिपक्व शिशु का मतलब है कि जो फुल टर्म बेबीज होते हैं वो गर्भधारण यानी कि कॉन्सेप्शन गेस्टेशन के बाद जो है कितने सप्ताह बाद जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर 30 वीक दिया हुआ है, 32 दिया है, 34 दिया है, 37 वीक दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो 280 डेज का होता है जो पूरा आपका फुल टर्म जो बेबी होते हैं 280 दिन के बाद जन्म लेते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 37 वीक। ओके, क्योंकि अब देखिए 280 के हिसाब से तो वैसे तो होगा 36 वीक, लेकिन अब चूंकि वीक्स में क्या होता है, सॉरी मंथ में क्या होता है कि कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है, डेज अलग अलग होते हैं, तो उसके अराउंड जो है टोटल मिला करके यहाँ पर 37 वीक दिया गया है। ठीक है, तो अगर कभी वीक में पूछा जा रहा है 37 वीक हो जाएगा, अगर डेज में पूछा जा रहा है तो 280 दिन आ जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव दूध निम्न स्रोत है। मानव दूध यानी कि जो ह्यूमन मिल्क है, निम्न स्रोत का मतलब है यहाँ पर पुअर सोर्स। तो देखिए कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हिंदी में अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जैसे अब यहाँ पर निम्न स्रोत है, तो निम्न स्रोत का मतलब हो गया है जैसे कि निम्नलिखित का को भी कभी कभी निम्न लिख करके दे दिया जाता है। तो इंग्लिश आप देख लिया करो, कभी भी कंफ्यूजन हुआ करे, क्योंकि इंग्लिश जो होती है वो ज्यादातर कभी भी गलत नहीं होती है, लेकिन हिंदी में गलतियां मिल जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही का अलग मीनिंग निकलता है, तो ये जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, एक बार टैली जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि जो मानव दूध ह्यूमन मिल्क है वो किस चीज का पुअर सोर्स है। ठीक है, यानी कि अच्छा सोर्स नहीं है। क्या चीज है, तो वो है लौह तत्व का, यानी कि आयरन का जो है वो निम्न स्रोत है, पुअर सोर्स है ह्यूमन मिल्क। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है। ओके, तो यहां पर दिया गया है कि स्थैतिक कार्य को कम करके, स्थैतिक कार्य को कम करके यानी कि एलिमिनेट स्टैटिक वर्क, गतिक कार्य को कम करके यानी कि डायनेमिक जो वर्क है उसको कम करके, श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों के प्रयोग से, और या फिर बारी बारी से स्थैतिक एवं गतिक कार्य के द्वारा। तो घरेलू थकान को कम करने की सबसे उपयुक्त जो विधि है वो है आपकी सी, यानी कि श्रम और समय को बचाने वाले जो उपकरण हैं अगर आप उनका यूज करते हो तो आपको घरेलू कार्य में थकान कम लगेगी। तो सबसे बेस्ट जो आंसर है इसका वो है सी, यूज ऑफ लेबर एंड टाइम सेविंग डिवाइसेस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है। अस्थि मृदुता, तो इसका इंग्लिश में आप देख सकते हो इसको, इसका मतलब है ऑस्टियोपोरोसिस। देखा इंग्लिश में कितना इजी है, जो कि आपने टर्म सुना हुआ है लेकिन हिंदी में तो बहुत कम ही सुना होगा। अस्थि मृदुता, तो अस्थि मृदुता का मतलब है ऑस्टियोपोरोसिस। ये किस खनिज की हीनता होती है, यानी कि किस जो है मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो आप सभी को पता है ऑस्टियोपोरोसिस, कई बार हम भी बता चुके हैं, ये है कैल्शियम की कमी से होता है। ओके, और एक मिनट, आयोडीन आप जानते हो आयोडीन किसी कमी से होता है, ये आयोडीन की कमी से सॉरी ग्वाइटर होता है, और लौह तत्व की कमी से यानी कि आयरन की कमी से होता है अनीमिया। और इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो कि एडल्ट में देखा जाता है। चलिए आप बताइएगा, यहां पर है कि बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है, व्यवहारात्मक समस्या। ठीक है, यानी कि इनके बच्चों में जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है उसका एक मुख्य कारण क्या है, खराब स्वास्थ्य पुअर हेल्थ है, या फिर मातृवंचन। मातृवंचन का मतलब है मैटरनल डेप्रीवेशन, इसका मतलब है मैटरनल डेप्रीवेशन। ओके,
मातृवंचन, या फिर परिवार का वृद्ध आकार यानी कि लार्ज फैमिली साइज है, या फिर बुद्धि इंटेलिजेंस। तो बालकों में जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखी जाती है उसका मेन कॉज क्या है? वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकेंड बी, मातृवंचन यानी कि मैटरनल डेप्रीवेशन। ओके, फिर है पर्नीशियस अनीमिया होता है किसकी कमी से? ठीक है, यानी कि यहां पूछा जा रहा है कि पर्नीशियस अनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ किसकी? फॉलिक एसिड, लौह तत्व यानी कि आयरन, या फिर विटामिन B12, या फिर विटामिन B6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन B12। पर्नीशियस अनीमिया जो है वो आपकी विटामिन B12 की कमी से होता है। ओके, पर्नीशियस अनीमिया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक आय है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष आय है, अप्रत्यक्ष आय है, नियमित आय है, या फिर वास्तविक आय, यानी कि जो मनी इनकम है। मौद्रिक आय का मतलब है मनी इनकम। ओके, मनी इनकम ये क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट है, या फिर इनडायरेक्ट है, या फिर नियमित का मतलब है रेगुलर है। ठीक है, और वास्तविक का मतलब है रियल। ओके, तो आपको बताना है इसमें से कि राइट आंसर क्या है। जो मनी इनकम है वो डायरेक्ट आय है, इनडायरेक्ट है, रेगुलर है, या फिर वास्तविक यानी कि रियल है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, प्रत्यक्ष आय यानी कि डायरेक्ट इनकम है, मनी इनकम। कैसे? क्योंकि जैसे जो मनी इनकम है यानी कि जो मौद्रिक आय है वो डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि जो मनी होती है वो आपको वेतन के रूप में डायरेक्ट मिलती है। ठीक है, जैसे जो वेतन हमको मिलता है, जो हमको सैलरी मिलती है, वो डायरेक्ट इनकम है हमें, हमारी, यानी हमने सेवा दी, हमें हमारी सेवा के बदले हमको डायरेक्ट मिल रहा है। और इनडायरेक्ट जो आय होती है जो कि हमें इनडायरेक्टली मिल रही है, यानी प्रत्यक्ष सैलरी के रूप में नहीं मिल रही है, बल्कि जो है इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हमको मिलती है, वो चीज कहलाती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम। ओके, इसके बाद में है कि और ये जो आपकी रियल इनकम है यानी कि जो वास्तविक आय है, तो इसको साइकिक इनकम भी बोलते हैं, रियल इनकम को, वास्तविक आय को। क्योंकि इसमें क्या होता है कि रियल इनकम वो इनकम होती है कि जब भी आपको किसी से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो वो इनकम आपकी रियल इनकम कहलाए, जिससे आपको संतुष्टि मिलती है। ओके, तो ये चीज आपका रियल इनकम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक मिनट। ओके, तो मैं यहां ये था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ओके, पहला है रेशम। ठीक है, सुमेलित का मतलब है यहां पर पेयर बताना है जो कि मैच्ड है, मैच कर रहा है। रेशम यानी कि सिल्क जो है मानवकृत रेशा है, मैनमेड फाइबर है, या फिर रेयन जो है ये नेचुरल फाइबर है, और लिनन जो है वानस्पतिक रेशा यानी कि वेजिटेबल फाइबर है, या फिर जो ऊन है वो धात्विक रेशा, धात्विक का मतलब है मेटालिक फाइबर। ओके, तो यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ओके, तो इसमें जो सही है वो है आपका लिनन। तो लिनन जो कि आपका वेजिटेबल फाइबर है, ठीक है, लिनन। और रेशम मानवकृत रेशा नहीं है, रेशम आपका नेचुरल फाइबर है। ठीक है, ये नेचुरल फाइबर है रेशम। और जो रेयन है ये आपका मानवकृत है, मैन मेड है। ओके, लिनन वानस्पतिक है, ये सही है। ऊन जो है आपका ये भी आपका नेचुरल फाइबर है, ठीक, धात्विक रेशा नहीं है।
मतलब नेचुरल में भी प्रोटीन फाइबर, और रेशम भी आपका प्रोटीन फाइबर है, नेचुरल में भी प्रोटीन फाइबर में आता है। फिर है हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतः होता है, हुकवर्म इन्फेस्टेशन पूछा जा रहा है, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है, इसके प्रकोप से क्या होता है, बेरी होता है या फिर क्वाशरकर है या फिर अनीमिया है या फिर टाइफॉइड है। तो हुकवर्म की वजह से क्या होता है, अनीमिया की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो एक जो अनीमिया है वो आपका हुकवर्म की वजह से भी होता है, ओके। और बेरी आप जानते हो थायमिन की कमी से होता है, क्वाशरकर तो आपकी प्रोटीन की कमी से होता है, और टाइफाइड जो है ये आपकी इन्फेक्शियस है। चलिए, टाइफी साल्मोनेला, टाइफी जो है बैक्टीरियल है, ठीक है, जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफाइड। फिर है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह क्या है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है, आपको सभी को पता होगा कि विवाह क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक संगठन है, सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक समाज है, सार्वभौमिक समुदाय है। तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन था उसमें थोड़ा सा जो है चेंज था, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इसमें सारे में ही सार्वभौमिक दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो विवाह है वो क्या है, तो इसको जल्दी से बताइएगा, विवाह क्या है। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, या फिर यूनिवर्सल सोसाइटी है, या फिर यूनिवर्सल कम्युनिटी है। तो ये भी हमने आपको बताया हुआ है, ये है यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, और क्यों है ये भी रीजन बता चुके हैं, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब है कि हमारे सार्वभौमिक, चूंकि चारों ऑप्शन में है तो ये तो कंफर्म है कि सार्वभौमिक ही होगा, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब कि पूरे यूनिवर्स में हर देश में विवाह होता है, मैरिज होती है, ओके। संस्था का मतलब है कि कई सारे हर जगह पर इसके इंस्टीट्यूशन है जहां से मैरिज कराई जाती है, तो इस वजह से ये सार्वभौमिक संस्था है एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार के सदस्यों के द्वारा घरेलू उत्पादन है, अभी जस्ट हमने बताया ना डायरेक्ट इनकम और जो है इनडायरेक्ट इनकम, और तीसरा बताया रियल इनकम। तो परिवार के सदस्यों के द्वारा जो घरेलू उत्पादन है उसको कहा जाता है रियल इनकम, यानी कि वास्तविक आय, क्योंकि जो परिवार के सदस्यों के द्वारा घरेलू उत्पादन किया जाता है उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि संतुष्टि मिलती है, ओके। तो वो चीज आपकी रियल इनकम कहलाती है, जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो चीज रियल इनकम होती है, या फिर इसको हम साइकिक इनकम भी कहते हैं, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, कार्य अध्ययन किया जाता है। यहां पर पूछा जा रहा है कि जो वर्क स्टडी की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रक्रिया चार्ट के द्वारा यानी कि प्रोसेस चार्ट, संक्रिया चार्ट यानी कि ऑपरेशन चार्ट। ये है आपकी प्रोसेस चार्ट, ये है ऑपरेशन चार्ट, और तीसरा है सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा यानी कि माइक्रो मोशन स्टडी। ये तीनों ही हम आपको पढ़ा चुके हैं, माइक्रो मोशन स्टडी, या फिर इन सभी के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो कार्य अध्ययन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आप भी जानते ही हो वर्क स्टडी की जाती है इन सभी के द्वारा की जाती है, ठीक है। प्रोसेस चार्ट के द्वारा भी, ऑपरेशन चार्ट के द्वारा भी, और माइक्रो मोशन स्टडी के द्वारा भी किया जाता है, तीनों के द्वारा ही। यहां पर है हरा, नारंगी एवं बैगनी है, हाँ, यानी कि ग्रीन, ऑरेंज और जो वॉयलेट कलर है वो क्या है, प्राइमरी कलर है या फिर सेकेंडरी कलर है या फिर इंटरमीडिएट कलर है या फिर टर्सरी कलर है। तो इसमें बताना है हरा, नारंगी और बैगनी वो क्या है, तो ये आपको पता होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये द्वितीयक रंग है यानी कि सेकेंडरी कलर है, ओके। प्राइमरी कलर तो आप जानते ही हो, प्राइमरी कलर कौन कौन सा होता है, रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो, ब्लू जो है आपके वो प्राथमिक रंग है, रेड, येलो और ब्लू, ये आपके प्राथमिक रंग है। अब जब इन प्राथमिक रंगों से मिल करके जो कलर बनता है उसको सेकेंडरी कलर बोलते हैं, और प्राथमिक और द्वितीयक रंगों से मिल करके जो कलर बनता है उसको टर्सरी कलर बोलते हैं, तृतीयक रंग बोलते हैं, ओके।
तो 3 टाइप के आपके कलर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अब ये रेड येलो से ही मिल करके आपका क्या बनता है, रेड येलो अगर आप मिला दोगे तो ऑरेंज बन जाएगा। ठीक है, हाँ रेड और येलो आई थिंक, हाँ ठीक है, और येलो और ब्लू मिला दोगे तो फिर आई थिंक बैंगनी बन जाएगा, नहीं येलो ब्लू मिलाओगे आप तो ग्रीन बनेगा। ओके, और रेड और ब्लू मिलाओगे तो आप बैंगनी बनेगा। तो इसका आप बना सकते हो, एक चार्ट होता है प्रैंग जो है जिसे बोलते हैं प्रैंग्स कलर। ठीक है, प्रैंग कलर तो अगर आप उसको बनाओगे तो ये आपको पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा। इसको हमने आपको समझाया भी है चार्ट के द्वारा, यानी पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया है। तो उसमें से अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है कौन सा प्राथमिक है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों प्राइमरी है और ये तीनों आपकी सेकेंडरी है। अब इनसे मिलाकर के जो कलर बनेगा प्राइमरी सेकेंडरी से, वो आपका तृतीयक कलर आ जाएगा। तो आप इसको मिक्स करके देख सकते हो, अगर आपने जो है आर्ट्स बनाए होंगे तो उसमें आपको पता होगा कौन सा कलर मिला करके कौन सा बनता है, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं, रेशम के तंतु सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था, रेशम के तंतु का सबसे पहले उत्पादन कहाँ पर हुआ था। ओके, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। तो ये आप सभी को पता ही होगा कि चीन से ही स्टार्ट हुआ है। फिर है क्वेश्चन कि एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो एकीकृत बाल योजना है उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब उनमें जो नीचे दी गई सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, तो उनमें से क्या क्या चीजें हैं। पहला तो है कि प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार नियोजन, दूसरा है गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में अगर कहें तो गैर औपचारिक का मतलब है नॉन फॉर्मल, पूर्व शालेय का मतलब है प्री स्कूल शिक्षा एजुकेशन, एंड पोषण शिक्षा यानी कि न्यूट्रिशन एजुकेशन, यानी कि नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। ठीक है, आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग फॉर इनकम जनरेशन। ओके, और प्रौढ़ शिक्षा एवं परिवार नियोजन का मतलब है एडल्ट एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एकीकृत बाल विकास योजना यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसको कि हम शॉर्टकट में कहते हैं ICDS। ओके, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसके अंदर पूछा जा रहा है कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। ओके, तो ये आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया किसके द्वारा। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनिसेफ के द्वारा, ओके, या फिर यूनेस्को के द्वारा, या फिर है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, इंडियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, ये हो गया आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो यहां पर आपको बताना है कि यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया गया वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये आपका स्टार्ट किया गया है WHO के द्वारा। ओके, ये भी हम आप लोग को आई थिंक पढ़ा चुके हैं।
फिर है कला के आधारी तत्वों में से एक है संतुलन, लय, रेखा या फिर अनुरूपता। संतुलन का मतलब है बैलेंस, ठीक है, और लय का मतलब है यहां पर रिदम, लाइन है ये, और अनुरूपता का मतलब है हार्मनी। तो यहां पर बताना है आपको कला के आधारीय तत्वों में से, यानी कि वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट्स। आधारीय तत्व का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा है। तो एलिमेंट ऑफ आर्ट में आपका आता है लाइन, रेखा जाती है, बैलेंस, रिदम, हार्मनी, ये तीनों ही आपके प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में आते हैं, सिद्धांत में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में आते हैं, बैलेंस, रिदम, हार्मनी। ओके, फिर है यहां पर क्वेश्चन कि सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए कौन सी क्रिया कराई जाती है? कास्टिक सोडा से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सोडियम परबोरेट से या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए, यानी कि टू प्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट एंड स्टिफनेस इन कॉटन फैब्रिक इज ट्रीटेड विद, यानी कि अगर कपड़े में जो कॉटन का कपड़ा है उसको ट्रांसपेरेंट और स्टिफनेस प्रोवाइड करना है तो उसके लिए किससे ट्रीटमेंट कराया जाएगा? कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम परबोरेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका टेक्सटाइल क्वेश्चन है। सूती वस्त्र को अगर ट्रांसपेरेंसी उसमें लानी है और उसमें स्टिफनेस लानी है तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। फिर है भ्रूणावस्था रहती है। भ्रूणावस्था का मतलब है एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये भी हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें ये चीज बताया है आपको कि कौन से स्टेज का टाइम क्या क्या होता है और कितनी स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज पूछा जा रहा है, तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वो आपका 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक होता है, ठीक है। पहला जो पीरियड होता है वो पीरियड ऑफ ओवम होता है, ठीक है, जिसे अंड पीरियड बोलते हैं, अंड अवस्था बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपका जो पहला है पीरियड ऑफ ओवम होता है, वो कॉन्सेप्शन से लेकर के आपका जो है 2 वीक तक का होता है। फिर 2 वीक से लेकर के 8th वीक तक का आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज चलता है, और इसके बाद 8th वीक से लेकर के डिलीवरी तक का, ठीक, हाँ, डिलीवरी तक का, जब तक जन्म तक का, बर्थ कह सकते हैं, 8 वीक से लेकर के बर्थ तक का जो होता है पीरियड, वो बोलते हैं पीरियड ऑफ फीटस बोलते हैं उसको। हाँ, ये जो आपका पहला पीरियड है ना, गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह, ये कहलाता है ओवम पीरियड। वैसे हम इसको बता चुके हैं पहले भी। और ये 8 सप्ताह से जन्म तक का ये आपका होता है फीटल पीरियड। तो इसमें से अक्सर एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो ये आप बहुत ध्यान से इसको देख सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है। सबसे अधिक ऊर्जा यानी कि किस काम में लगती है? बुनना, आटा गूंदना, फर्श पोंछना या फिर डस्टिंग। तो ये अभी इसको भी हमने जस्ट बताया हुआ है आपको। फर्श पोंछना यानी कि मॉपिंग फ्लोर, तो मॉपिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि ऊर्जा भी लगती है अधिक ज्यादा। फिर है जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ओके, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि आपका जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो किसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? बायोलॉजिकल वैल्यू, जैविकीय मूल्य, कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू के लिए, मतलब क्वालिटी के लिए, या फिर प्रोटीन की क्वालिटी के मापन के लिए, या फिर वसा की, या फिर विटामिन की। तो ये होता है आपके प्रोटीन के क्वालिटी के मापन के लिए, गुणवत्ता के मापन के लिए जैविकीय मूल्य का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, ये हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है कि प्रोटीन, वो प्रोटीन जिसमें कि सारे के सारे अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, उसका जैविकीय मूल्य अच्छा होता है, यानी कि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो क्वालिटी होती है उसकी बेस्ट होती है, जिसमें कि सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। और जिनमें नहीं पाए जाते हैं या फिर कम होते हैं, उनका जो है बायोलॉजिकल वैल्यू
बेस्ट नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यही क्वेश्चन मैं बोल रही थी आपका, नायलॉन में एक क्वेश्चन है, उस दिन हमने जो डिस्कस किया था, हेक्सामिथाइलिन डायामीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है, यानी बहुलक का मतलब है पॉलीमर है। तो यहां से बताना है आपको कि अब नायलॉन के कई सारे दिए हुए हैं, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है। ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डायामीन यानी कि जो पॉलीमर मेड ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायामीन एंड एडिपिक अम्ल, वो कौन सा है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं इसको, हेक्सामिथाइलिन एंड एडिपिक एसिड, सॉरी हेक्सामिथाइलिन और यहां पर है डायामीन, और ये है एडिपिक एसिड। तो ये जो है, जो पॉलीमर इससे बनता है, हेक्सामेथाइलिन डायामीन और एडिपिक एसिड से जो पॉलीमर बनता है, यानी कि जो बहुलक बनता है, वो कौन सा है इसमें से। नायलॉन 11 है, 6 है, या फिर 6 है, या फिर 6-10 है। तो ये है आपका 6 है, ये आपका है हेक्सामेथाइलिन। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है और फर्दर भी पूछा जा सकता है कि जो हेक्सामेथाइलिन डायामीन है, ये जो है मतलब नायलॉन 6 है, ये किस पॉलीमर से बनता है। तो ये है आपका हेक्सामेथाइलिन डायामीन और एडिपिक एसिड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहां पर बता रही हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक मिनट और मैं देखती हूं। अच्छा, जो नायलॉन 11 है, ये किसका पॉलीमर है। ये है अमाइनो अनडेकानोइक एसिड का, यहां मैं लिख देती हूं। ठीक है, कि बाई चांस अगर ये पूछ लिया जाता है, नायलॉन 11 ये किस पॉलीमर से बनता है। ये बनता है अमाइनो अनडेकानोइक एसिड। क्योंकि हो सकता है कि नायलॉन 6 की जगह पर आपको दूसरा पूछ लिया जाए, तो आपको सब पता होना चाहिए। अमाइनो अनडेकानोइक एसिड ये नायलॉन 11 का पॉलीमर है, इसके पॉलीमर से नायलॉन 11 बनता है। और जो नायलॉन 6 है, ये किसका पॉलीमर है। ये है कैप्रोलैक्टम, इसके पॉलीमराइजेशन से नायलॉन 6 बनता है, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, नायलॉन 6 तो हो गया। और नायलॉन जो 6-10 है, ये बनता है हेक्सामेथाइलिन डायामीन एंड सिबैसिक एसिड। इसको भी मैं बता देती हूं। ठीक है, ये है आपका हेक्सामेथाइलिन डायामीन, तो ये कुछ मिलता जुलता है आपके इससे, एंड सिबैसिक एसिड, बस इसका डिफरेंस है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें क्या है, नायलॉन 6 में है हेक्सामेथाइलिन एंड एडिपिक एसिड है, ये इसी का डिफरेंस है एसिड का। हेक्सामेथाइलिन डायामीन ये तो दोनों में सेम है, एडिपिक एसिड है इसमें नायलॉन 6 में, और जो 6-10 है इसमें क्या है आपका सिबैसिक एसिड है, इसी का डिफरेंस है। हेक्सामेथाइलिन डायामीन दोनों में है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और बताना है आपको, एक क्वेश्चन और आता है, पॉलिस्टर का भी पॉलीमर पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉलिस्टर भी एक पॉलीमर है, और ये भी पूछा जाता है कि जो पॉलिस्टर है वो किस पॉलीमर से बनता है। तो यहां मैं बता देती हूं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। पॉलिस्टर
ये दो क्वेश्चन बहुत आते हैं। नायलॉन 6 का पॉलीमर पूछा जाता है और पॉलिस्टर का पूछा जाता है। और वैसे नायलॉन में मैंने सारे बता दिए, आप सारे देख सकते हो कि अगर उनमें से कोई भी पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर कर लो। पॉलिस्टर का जो पॉलीमर है वो है डायहाइड्रिक, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, डायहाइड्रिक अल्कोहल एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये जो है इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा करके जो है ये पॉलिस्टर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आता है। तो कभी अगर पॉलिस्टर का पूछता है तो आप बता सकते हो डायहाइड्रिक अल्कोहल एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और जैसा कि नायलॉन का है तो ये तो हमने सारे आपको बता दिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नायलॉन 6। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है ट्राइसम योजना लक्षित समूह है। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो ट्राइसम स्कीम है उसका टारगेट ग्रुप कौन सा है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ट्राइसम का। इसका फुल फॉर्म भी बताया है मैंने, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हाँ, तो ये जो है आपको जो फुल फॉर्म है ना इसका, इसी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ट्राइसम स्कीम का फुल फॉर्म आता है देन आपको आंसर भी मिल जाएगा। इसका आंसर है ग्रामीण युवा, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में ही है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, तो रूरल यूथ ग्रामीण युवा आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा गरीबी रेखा से नीचे की ग्रामीण युवा एवं महिलाएं, तो ऐसा नहीं है, ग्रामीण युवा सिर्फ है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर करिए फटाफट। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है, यानी कि इंटेलिजेंस क्वेसेंट, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं आईक्यू। इंटेलिजेंस क्वेसेंट को बुद्धि लब्धि बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, तो वो होता है आपका मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये इसका सूत्र है। ओके, और ये किसके द्वारा दिया गया ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये स्टर्न के द्वारा दिया गया है। इसको अगर आप चाहो तो मैं आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। कहाँ पर है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो। कहाँ गया, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है ना कि किसने जो है सूत्र दिया है और इंटेलिजेंस क्वेश्चन में, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको एक मिनट मिल जा भाई। जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, चाहते हैं कि एग्जाम में बस आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप आंसर कर लो सारा जो भी आए। कहाँ गया, नहीं मिलेगा क्या? ओके, अगर नहीं मिलता है हाँ मिल गया। ये है ऑरेंज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्या बोलते हैं स्टर्न है, इन्होंने इंटेलिजेंस क्वेसेंट
सूत्र ये जो दिया गया है ना, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो दिया गया स्टर्न के द्वारा। यहाँ पर देख लीजिए नाम स्टर्न। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है और अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो सूत्र दिया गया है वो स्टर्न ने दिया है, ठीक है। और जो टर्मन है इन्होंने क्या किया है, देखिए सबसे पहले बिने ने क्या है, जो सबसे पहली फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन्होंने इसको डेवलप किया। ओके, इसलिए इन्होंने किया था क्योंकि ये फाइंड आउट करना चाह रहे थे बच्चों की मेंटल एज। ओके, इस वजह से इन्होंने इसको जो पहला स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसको जो है इन्होंने डेवलप किया। ओके, और टर्मन ने क्या किया है, इन्हीं जो बिने का जो टेस्ट था, ये जो इन्होंने अपना पहला टेस्ट डेवलप किया, इसी को इन्होंने रिवाइज किया है। किसमें, स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू टेस्ट। अगर ये पूछा जाता है स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू टेस्ट ये किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया गया है टर्मन के द्वारा। अगर पहला स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पूछा जाता है तो वो बिने के द्वारा दिया गया है। लेकिन कभी भी अगर आईक्यू किसने दिया है, डराइव किया है किसने, ये सूत्र किसने दिया है, तो वो स्टर्न होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। ताजे फल और जो सब्जियां हैं ये आहार में सम्मिलित किए जाते हैं, क्यों, किस रूप में, शरीर निर्माणक आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, या फिर सुरक्षात्मक आहार के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सुरक्षात्मक आहार के रूप में, क्योंकि जो आपके ये क्या बोलते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड्स बोला जाता है, यानी कि ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो इस वजह से इनको प्रोटेक्टिव फूड्स बोला जाता है। तो ये सुरक्षात्मक आहार के रूप में ये इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, और जो आपके बॉडी बिल्डिंग शरीर निर्माणक आहार का मतलब है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो वो आपके प्रोटीन होते हैं। ये आपके होते हैं कौन, प्रोटीन, जिन जो है खाद्य पदार्थ से आपको प्रोटीन मिलता है वो आपके शरीर निर्माणक आहार के रूप में आएंगे। और जो ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, तो उसमें तीनों हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों ही आ जाते हैं क्योंकि तीनों से हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए, अगर स्पेशली पूछा जाए तीनों में, तो स्पेशली जो है आपका आ जाएगा ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में। फिलहाल तो ऐसा नहीं, कभी ऐसा पूछा जाता है तो सबसे अधिक जो है आपको फैट से कैलोरी मिलती है, ठीक है। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली आपका कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं। फिर है गोल्डन ऑबलॉन्ग मान्य मानक है। द गोल्डन ऑबलॉन्ग इज द रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड। पूछा गया है कि जो गोल्डन ऑबलॉन्ग है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है। किसका, मतलब किस लिए, मान्य मानक किसके लिए, स्थानिक संबंध के लिए, यानी कि स्पेस रिलेशनशिप, फर्नीचर व्यवस्था के लिए यानी कि फर्नीचर अरेंजमेंट, गृह सज्जा यानी कि होम डेकोरेशन, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो जो गोल्डन ऑबलॉन्ग एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, वो किसके लिए है, स्पेस रिलेशनशिप, जो कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, उसमें जो एक प्रिंसिपल है आपका प्रोपोर्शन का, वो उसमें आ जाता है, ठीक है। तो कभी भी अगर प्रोपोर्शन का संबंध पूछा जाता है और गोल्डन ऑबलॉन्ग दिया है, तो भी आप जो है प्रोपोर्शन लगाओगे, क्योंकि प्रोपोर्शन में ही स्पेस रिलेशनशिप आ जाता है। इसको लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो अगर लॉ ऑफ रिलेशनशिप, स्पेस रिलेशनशिप, गोल्डन ऑबलॉन्ग या फिर प्रोपोर्शन, इतने में से अगर चारों में से कोई भी आता है तो ये चारों ही एक दूसरे से संबंधित हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। ओके, और ये आपका जो प्रोपोर्शन है वो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में आता है या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कह सकते हैं, ठीक है, कला का सिद्धांत उसी में से एक है। फिर है ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है किसमें, अंडे में पाया जाता है, सरसों के तेल में पाया जाता है, या फिर मक्खन में पाया जाता है, या फिर फलों में पाया जाता है। ब्यूटारिक एसिड की बात हो रही है तो ये पाया जाता है आपका मक्खन में यानी कि बटर में पाया जाता है ब्यूटारिक एसिड। फिर है वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है।
वयस्कों यानी कि एडल्ट में जो आपका उनके अगर एटीट्यूडनल चेंज लेकर आना है, उनके एटीट्यूड में जो दृष्टिकोण है उनका अगर उसमें चेंज लेकर के आना है एडल्ट्स में, तो उसके लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन सा है? सामूहिक सभा यानी कि ग्रुप मीटिंग है, या फिर गृह भेंट होम विजिट है, भूमिका अभिनय है यानी कि रोल प्ले है, या फिर मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि विधि प्रदर्शन है? तो सबसे बेस्ट है अगर किसी के एटीट्यूड में चेंज लेकर के आना है, दृष्टिकोण को चेंज करना है, तो रोल प्ले सबसे बेस्ट मेथड होता है। भूमिका अभिनय, रोल प्ले, क्योंकि इससे लोग खुद को उसमें इन्वॉल्व समझते हैं, खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से किसी के भी एटीट्यूड में चेंज लाया जा सकता है। देखा होगा आपने स्ट्रीट प्ले वगैरह होता है तो उसमें रोल प्ले करते हैं, और अक्सर ये प्ले वगैरह होते रहते हैं, तो आपने देखा होगा। तो इसीलिए एटीट्यूडनल चेंज के लिए। फिर एक घर में व्यवस्थापन है, ठीक है, यानी कि पूछा जा रहा है कि घर में व्यवस्थापन है यानी कि मैनेजमेंट इन होम, होम मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कार्य का निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ वर्क है, या फिर घर के मुखिया का ये उत्तरदायित्व है, पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग है, यूज ऑफ फैमिली रिसोर्सेज, या फिर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मुख्य साधन है, यानी कि फैमिली गोल्स हैं उनको प्राप्त करने का ये मुख्य साधन है, मेजर सोर्स है। तो घर में व्यवस्थापन है यानी कि मैनेजमेंट इन होम क्या है? इसका मतलब है होम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पारिवारिक लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, उनको प्राप्त करना, ठीक है। तो ये चीज होता है आपका फैमिली गोल्स को प्राप्त करने का मुख्य साधन है होम मैनेजमेंट। फिर है ऊन जलने के बाद कैसी स्मेल देती है? सॉरी, स्मेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जो लास्ट प्रोडक्ट बचता है उसका अवशेष जो बचते हैं वो पूछा जा रहा है वो कैसा होता है। तो ऊन जो है वो जलने के बाद कैसा? काली भस्म होती है, ग्रे भस्म होती है, काले दाने देती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ऊन जलने के बाद ये कैसा अवशेष छोड़ता है। तो ये है आपका काली भस्म यानी कि ब्लैक ऐश, ओके। ये ब्लैक ऐश छोड़ता है जो काली भस्म होती है जलने के बाद में, ठीक है, ओके। चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये भी इसमें से क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपका पॉलिस्टर है, या फिर सिल्क है, या फिर कॉटन है, तो इनके जलने के बाद में जो अवशेष बचता है वो कैसा होता है। तो सबका अलग अलग होता है, इसको भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये चीज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी हर किसी का। तो अगर आप किसी का भी पूछा जाए तो आप आंसर कर लो। चलिए, लेकिन इतना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऊन का जो है वो आपका ब्लैक ऐश होती है जलने के बाद। यहाँ पूछा जा रहा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पकाने के लिए है, यानी कि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का मतलब है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है। ये जो आपकी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, या फिर इसको रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। रिन्यूअल का मतलब है जिसको हम फिर से दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त जिसको किया जा सकता है। तो कौन सा है? विद्युत है, सौर है, एलपीजी गैस है, या फिर कोयला है, ठीक है। यानी कि विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो बेस्ट है आंसर आपका वो है सौर ऊर्जा, ठीक है। जो सोलर एनर्जी है उसको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। आप वैसे जनरली आप देख ही रहे हो सोलर पैनल का इस समय यूज किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है? उसको रिन्यू ही किया जा रहा है, एनर्जी पैदा की जा रही है। तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा, ओके। और जो ये आपके विद्युत हैं, एलपीजी गैस हैं, कोयला है, ये सब आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, और इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी
सोर्स बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको दोबारा हम एक बार अगर ये खत्म हो गए तब इनको दोबारा हम नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, इनका रिन्यू नहीं हो सकता है, इनका विद्युत, एलपीजी गैस और कोयला, और ये हानिकारक भी होते हैं। जबकि जो आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, यानी जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, जो सन से ऊर्जा हमको मिल रही है सौर ऊर्जा, तो ये क्या है, ये जो है पहली बात इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं और ये कभी ना खत्म होने वाले हैं और ये हानिकारक भी नहीं होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है कला का सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, तो ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। रेखा है, लाइन है, प्रकाश यानी कि लाइट है, संतुलन है या फिर सभी हैं, तो इसका आप सभी जानते हो, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। संतुलन है तो आप देखा होगा कि अभी तो जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं तो इनमें से कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, बस अलग अलग टाइप के, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का बस तरीका अलग है और लेकिन क्वेश्चन वही है। तो ये आप देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट में आपका आ जाता है संतुलन। संतुलन का मतलब है कि बैलेंस। तो पांचों सिद्धांत हम बता चुके हैं आपको कि 5 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। चलिए फिर अब यहां पर है क्वेश्चन कि सिरके में होता है क्या? सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या फिर एसिटिक एसिड होता है? सिरके में पूछा जा रहा है। ओके, तो बताइएगा सिरके में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है या फिर लैक्टिक एसिड है या फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है? तो यहां पर आपको आंसर करना है कि सिरके में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, देखिए सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है ये नींबू में, लेमन में पाया जाता है, ठीक है, और साथ साथ में जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, फल होते हैं, उनमें भी पाया जाता है। लैक्टिक एसिड ये आपका किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल जो है ये मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एसिटिक, इसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये तो आप जानते ही हो कि स्टमक में ये सिक्रीट होता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसका जो सिरके में पाया जाता है वो है आपका एसिटिक एसिड। ओके, फिर है निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है, यानी कि जो लो सोडियम डाइट है वो किसको रिकमेंड किया जाता है? लो सोडियम डाइट, मधुमेह के रोगी को, उच्च रक्तचाप के रोगी को, कब्ज के रोगी को या फिर पीलिया के रोगी को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च रक्तचाप के रोगी को, यानी कि जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। ओके, हाइपरटेंशन। फिर है क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? किशोरावस्था का यानी कि एडोलसेंस का जो है डेवलप, मतलब इनमें से डेवलपमेंटल जो टास्क है वो कौन सा नहीं है एडोलसेंस का? व्यवसाय का चयन करना यानी कि चूजिंग अ कैरियर, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, या फिर आत्म पहचान का विकास यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी को डेवलप करना या फिर शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग फिजिकल चेंजेस। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन किशोरावस्था का एक डेवलपमेंटल टास्क नहीं है, विकासात्मक कार्य, यानी कि किशोरावस्था में किस चीज का विकास नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये कब आता है? ये आपका इन्फेंसी का है। डेवलपमेंटल टास्क जो है ये विकासात्मक कार्य, ये आपका इन्फेंसी का है, ठीक है, शैशवावस्था का। व्यवसाय का चयन ये भी किशोरावस्था में रहता है। आत्म पहचान ये तो रहता ही है, आइडेंटिटी सेल्फ आइडेंटिटी अपनी खोजते रहते हैं, इनका विकास होता है और उनके शारीरिक परिवर्तन बहुत सारे होते हैं इस एज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किशोरावस्था में आ जाती हैं। ओके, चलिए फिर है सिलाई की मशीन भारी चलती है, क्यों?
तेल व सफाई की कमी की वजह से, या फिर प्रेशर फुट पर अधिक दबाव की वजह से, और या फिर अधिक ढीली बेल्ट की वजह से, या फिर शटल में धागा फंसने की वजह से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सिलाई की मशीन है वो ढीली क्यों चलती है, इसका रीजन क्या है। ठीक, तो इसको बताना है आपको। तो इसका फटाफट आप आंसर कर दो कि सिलाई की मशीन जो है वो ढीली क्यों चलती है। सॉरी, ढीली नहीं, यहाँ पर पूछा गया कि भारी क्यों चलती है, आपको बताना है। तो इसका मैं राइट आंसर बताती हूँ कि क्या होगा। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इन चारों में से ही आपको आंसर करना है। तो इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि सिलाई की मशीन आप सभी जानते ही हो और ज़्यादातर लोग, भाई आप लोग यूज़ भी करते होंगे, तो वो हैवी क्यों चलती है ये पूछा जा रहा है। तो राइट जो आंसर है इसका ये होगा, तेल व सफाई की कमी की वजह से। अक्सर यही होता है, तेल व सफाई की कमी की वजह से क्या होता है, जो सीविंग मशीन है वो भारी चलने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जा रहा है अला कार्टे मेन्यू है। अला कार्टे मेन्यू पूछा जा रहा है। अला कार्टे, इसकी स्पेलिंग जो होगी वो है अला कार्टे मेन्यू। ये किस टाइप का मेन्यू है, निश्चित मेन्यू यानी कि सेट मेन्यू, ठीक है, चयनित मेन्यू यानी कि चॉइस मेन्यू, संयुग्म मेन्यू यानी कि कॉम्बिनेशन मेन्यू, ओके, या फिर चक्रीय मेन्यू, साइक्लिक। तो ये सारे आपके मेन्यू के प्रकार ही हैं। अब यहाँ इसमें पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का मेन्यू है। ठीक है, अला कार्टे सेट मेन्यू है, चॉइस मेन्यू है, कॉम्बिनेशन मेन्यू है, या फिर साइक्लिक मेन्यू है। तो जो अला कार्टे वो आपका चॉइस मेन्यू है। ठीक है, चॉइस मेन्यू का मतलब है कि जो अला कार्टे मेन्यू है उसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने फूड को ऑर्डर कर सकते हैं, यानी जो भी मेन्यू में जितने भी आपको आइटम दिए गए हैं, नाम जिनका भी, तो उनमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर कर सकते हो, तो उसी को अला कार्टे मेन्यू कहते हैं। और जो ये आपका निश्चित मेन्यू है यानी कि सेट मेन्यू है, उसको बोलते हैं, सेट मेन्यू को इसका भी नाम दिया गया है। ठीक है, जो सेट मेन्यू है उसको बोलते हैं टेबल डी हॉते मेन्यू। क्या बोलते हैं, टेबल डी हॉते, ये सेट मेन्यू कहते हैं इसको, टेबल डी, इस तरीके से इसको लिखते हैं, होते मेन्यू। ठीक है, टेबल डी होते मेन्यू जो कि आपका एक सेट मेन्यू होता है, और इसको टेबल ऑफ द होस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और इसको, जिसकी जो सेलिंग पॉलिसी होती है टेबल डी होते की, उसको बोलते हैं टेक इट और लीव इट। यानी कि आपको एक सेट मेन्यू, अगर आप टेबल डी होते मेन्यू यानी जो सेट मेन्यू होता है, फिक्स होता है, तो अगर आप ऑर्डर करते हो तो आप, अगर आपने ले लिया, या तो आप ले लो या तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, यानी कि उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, कोई चॉइस नहीं होता है, इस वजह से इसको सेट मेन्यू कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि रेलवे में, एयरलाइंस में, या फिर जैसे कि ट्रेन वगैरह में होता नहीं है कि पूरी पैक्ड जो है थाली होती है, तो आपको वो पूरा पैक्ड लेना हुई होता है। उसमें अब आपको ये आप ऑप्शन नहीं होता है कि आप इसको हटा करके दूसरा कोई चॉइस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले लो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो है वो पूरा जो है पैक्ड थाली सिस्टम, इसको थाली सिस्टम भी कहते हैं। टेबल डी होते को क्या क्या चीजें कहते हैं, एक तो थाली सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि फिक्स होता है। ठीक है, सेट मेन्यू तो इसे कहते ही हैं, टेबल ऑफ द होस्ट भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसकी जो पॉलिसी होती है वो होती है टेक इट और लीव इट। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसको थाली सिस्टम भी कहते हैं। तो इतनी चीजें टेबल दी होते के बारे में है, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, और जो कॉम्बिनेशन मेन्यू होता है, इसमें क्या रहता है, कॉम्बिनेशन मेन्यू का मतलब है कि इसमें जैसे कि टेबल दी होते के जैसा ही होता है, कुछ चीजें सेट होती हैं यानी कि फिक्स रहती हैं, और कुछ चीजें जो आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेंगी। ठीक है,
और ये अक्सर कहाँ पर होता है, जैसे कि क्लब हो गए, हॉस्टल हो गए, कॉलेज की कैंटीन है, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे कि आपका चॉइस क्या होता है, जो साइड डिशेज होती हैं, डेजर्ट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनका चॉइस होता है, आप चाहो तो उनमें से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे जो मेन डिश होगी, जैसे मेन डिश जो है वो तो फिक्स होगी, मेन डिश फिक्स रहती है, लेकिन जो साइड डिश है उसमें जो है आप चॉइस ले सकते हो। ठीक है, उसमें आप जो है अपने अकॉर्डिंग, जो डेजर्ट्स हैं या फिर जो साइड डिश हैं उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो, लेकिन जो है जो मेन डिश होती है वो फिक्स होती है। इसी वजह से इसको कॉम्बिनेशन मेन्यू कहते हैं। यानी या मीन्स कॉम्बिनेशन का मतलब है इसमें सेट प्लस चॉइस दोनों होता है। कुछ चीज़ों में चॉइस रहता है और जो मेन डिश होती है वो फिक्स रहती है। ठीक है, सेट रहती है जो मेन डिश रहती है। चॉइस आपका डेजर्ट में हो गया या फिर जो साइड डिश है उसमें। साइक्लिक मेन्यू जैसे आपके हॉस्टल वगैरह में चलती है, हॉस्टल में हो गया या फिर घर में होता है ना कि हमने एक हफ्ते का जो है मेन्यू बना लिया है, तो एक हफ्ते वो मेन्यू चलेगा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीक से फिर वही रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि दोबारा से वही जो हफ्ते वाला मेन्यू है फिर से चल जाएगा। या फिर हफ्ते का बना सकते हैं, 15 दिन का बना सकते हैं, महीने भर का बना सकते हैं, एक महीने एक मेन्यू चला, उसके बाद में दूसरे महीने में फिर से वही उसी को रिपीट कर दिया गया। तो ये वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक मेन्यू, जो फिर से दोबारा चलता है। इसके अलावा जो मेन्यू है अला कार्टे हो गया, अला कार्टे चॉइस मेन्यू हो गया, टेबल दी होते जो है आपका सेट मेन्यू हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन मेन्यू हो गया जिसमें कि दोनों होता है, सेट और चॉइस दोनों होता है। चक्रीय मेन्यू यानी कि साइक्लिक मेन्यू हो गया, जो हमने बताया हॉस्टल वगैरह में रहता है। उसके अलावा ओकेजनल मेन्यू होता है। ओकेजनल का मतलब है कोई पर्टिकुलर कोई ओकेजन होता है, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया या फिर किसी की बर्थडे पार्टी होगी, किसी की मैरिज पार्टी हो गई, तो जो उस ओकेजन पर जो मेन्यू चलता है उसको ओकेजनल मेन्यू कहते हैं। और एक होता है सिंगल यूज मेन्यू होता है। ठीक है, तो ये फिलहाल सिंगल यूज के लिए होता है। ओके, इसमें जो है फिलहाल ये पर्टिकुलर किसी जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग, मतलब कोई कस्टमर है उसकी जो स्पेशल अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको इस मेन्यू को तैयार किया जाता है, इस वजह से इसको सिंगल यूज बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई भी लॉजिकल ऑर्डर होना जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है, ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों टाइप का ये हो सकता है सिंगल यूज। और फिर जो आपका एक और आता है सिंगल यूज के बाद में डू ज्योर, इसकी मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ आपको उससे समझ में आ जाए। डू ज्योर, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डू ज्योर मेन्यू बोलते हैं, मेन्यू का ही नाम है। इसमें क्या होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि इसका जो फिलहाल ये फ्रेंच टर्म है एक, और इसकी मीनिंग होती है मेन्यू फॉर द डे। डू ज्योर का मतलब होता है मेन्यू फॉर द डे। ठीक है, डिज्योर का मतलब होता है, यानी कि ये सिंगल डे के लिए होता है। ये आपका मतलब ये कई तरीके से इसको ऑफर किया जा सकता है। जो डिज्योर है इसको एक अला कार्टे रूप में, टेबल दी हॉते के रूप में या फिर कॉम्बिनेशन मेन्यू के रूप में, तो किसी भी तरीके से इसको कस्टमर को ऑफर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये डेली मेन्यूज होते हैं, जो छोटे छोटे कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट हैं, संस्थाएं, मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका कैफे हो गया, कॉफी शॉप्स हो गए या फिर पब हो गया, या मतलब इस टाइप के जो भी होते हैं एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये एक दिन का मेन्यू होता है, यानी कि जो उस दिन कुछ जो भी जो है मेन्यूज होंगे एक दिन का, वो किसी भी ब्लैक बोर्ड हो गया या फिर नोटिस बोर्ड हो गया, किसी भी चीज पर उसको लिख दिया जाता है, डिस्प्ले कर दिया जाता है कि उस दिन का वो मेन्यू है, और जो है जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके बाहर उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो भी वहां से पैसेंजर लोग गुजर रहे हैं वो उसको देख सकें और वहां पर आकर खा सकें। ठीक है, और क्लियरली उसको शो करता है और ये लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। और ये जो है, ये जो इस टाइप के मेन्यू होते हैं, मतलब कि जो मैं बता रही हूँ डुज्योर जो होता है, तो ये आपका डेली हर दिन चेंज होता है, यानी कि एक दिन का जो है मेन्यू वो दूसरे दिन नहीं रिपीट होगा। मतलब जैसे आज का जो मेन्यू है फिर दूसरे दिन वो दूसरा मेन्यू हो जाएगा, तीसरे दिन तीसरा, फिर चौथे दिन फिर चौथा मेन्यू आ जाएगा, यानी कि हर दिन ये चेंज होता रहता है, एवरी डे ये चेंज होता रहता है ये मेन्यू। ठीक है,
इसी वजह से इसको मेन्यू फॉर द डे बोलते हैं, डूज योर को। तो इतने टाइप के मेन्यू, जो जितने टाइप के मेन्यू होते हैं वो मैंने आपको सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ओके, चलिए फिर यहाँ पर ओके, फिर इसके बाद में ये इतने क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ये लास्ट है। उसके बाद में हम जो और बचे हुए क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन है, वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या है, यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है। ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब पूछा जा रहा है, ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ए है कि कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, यानी कि जो चेंज इन द वर्क हैबिट्स में चेंज करने का मतलब है ये, या फिर श्रम की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करके, यानी कि यूज ऑफ लेबर सेविंग डिवाइसेस, इसका मतलब है, या फिर कार्य स्थान को संगठित करना, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग वर्क स्पेस, या फिर कार्य क्रिया में कौशल विकास, डेवलपिंग स्किल इन वर्क एक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो कार्य सरलीकरण है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, तो ये है आपका पहला वाला ऑप्शन, कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, ये चीज आपका कार्य सरलीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका, यहां पर इतने क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, ये आपका। ठीक है, कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन करना ही कार्य सरलीकरण का मतलब है, वर्क सिंप्लीफिकेशन का, यानी कि वर्क को कितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर ये हो गया आपका, हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन के अंदर में ही जो आपके मैंने मेंडल्स क्लासेस ऑफ चेंज बताए हैं वो भी सारे आ जाते हैं। तो उसमें आपने सुना, मैंने बताया ये जो 5 होते हैं अलग अलग, कहाँ कहाँ पर जो है चेंजेस करके हम जो है कार्य को सरल कर सकते हैं, तो उसमें से आपका एक ये भी है। ओके, चलिए फिर अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो फिर जरूर लाइक करें, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी साथ में करते जाएं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।